हेलो स्टूडेंट। तो कल की क्लास में हमने द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण सीखा था और उसमें हमने ठोस पदार्थ के बारे में समझ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं लिक्विड। तो बच्चों, जो हम अभी ये जो स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़ रहे हैं यह हमारे पूर्व ज्ञान पर आधारित है। ये टॉपिक आपसे आपका प्रीवियस नॉलेज पूछना चाहते हैं कि आपको अब तक की क्लासों में क्या नॉलेज है। धीरे धीरे इन नॉलेज की सहायता से हम जो है 11th क्लास की ओर बढ़ते जाएंगे और जो हमारा महत्वपूर्ण बेसिक टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, हम उसमें एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम स्टेप टू स्टेप ही आगे बढ़ेंगे, वरना अगर स्टार्टिंग में ही हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे तो हो सकता है हम आगे बढ़ नहीं पाए। ठीक है, चलिए आज हम शुरुआत करते हैं द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था के गुणधर्मों की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो द्रव का आकार तो जो है अनिश्चित होता है, लेकिन द्रव का आयतन जो है वो क्या होता है, निश्चित। ठीक है, द्रव का आकार अनिश्चित है। आप द्रव को जिस भी पात्र में भरेंगे द्रव उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेगा। मतलब द्रव के द्वारा घेरा गया जो आयतन है वो तो हमेशा निश्चित रहेगा, लेकिन उसका आकार बदलता रहेगा पात्र के आकार के अनुरूप। पात्र जिस आकार का होगा द्रव वही आकार ग्रहण कर लेगा। जैसे हमने एक द्रव को गिलास में भरा तो वह गिलास का आकार ग्रहण कर लेगा। मान लो हम उसको जग में भर देते हैं तो वो उसका आकार ग्रहण कर लेगा। हम अन्य किसी पात्र में उसे भरते हैं तो वह उसी का आकार क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो हम कह सकते हैं कि द्रव का आकार परिवर्तनशील है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आयतन हमेशा निश्चित रहेगा। 1 लीटर द्रव को आप विभिन्न पात्रों में भर रहे हैं तो वो रहेगा तो 1 लीटर ही, लेकिन उसका आकार क्या होगा, वो बदलता रहेगा पात्र के अनुरूप। राइट, लिखिएगा मत, सीखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो द्रव पदार्थ में जो अवयवी कण होते हैं वह ठोस की तुलना में थोड़े दूर होते हैं। मतलब ठोस में तो बिल्कुल पास पास थे, लेकिन द्रव में अवयवी कण तुलनात्मक रूप से थोड़े क्या होंगे, दूर दूर होंगे। ठीक है, ज्यादा दूर भी नहीं, तुलनात्मक रूप से दूर रहेंगे। तो द्रव में बहने का भी गुण मिलेगा, जबकि ठोस में बहने का गुण नहीं होता। द्रव के जो कण हैं वो गति कर सकते हैं, इसका विसरण आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो मतलब अवयवी कणों के मध्य अंतराण्विक बल क्या होते हैं, दुर्बल रहते हैं। अंतराण्विक बल दुर्बल होंगे। और लेकिन तुलनात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि यह गैस जो रहेगी, गैस अवस्था, गैस जो पदार्थ होगा उसकी तुलना में तो प्रबल रहेंगे। ओके, इसकी जो गतिज ऊर्जा रहेगी द्रव के कणों की वह ठोस अवस्था की तुलना में तो ज्यादा होगी, लेकिन गैस अवस्था की तुलना में कम होगी। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हम लिख लेते, ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। चलिए लिखिए, आज का पहला बिंदु स्टार्ट कीजिए। टॉपिक लगा लीजिएगा द्रव और द्रव में लिखना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द्रव का आकार, द्रव का आकार, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन, द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव को, इसी में लिखना लाइन में ना, द्रव को जिस पात्र में भरा जाता है, द्रव को जिस पात्र में भरा जाता है, द्रव उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। द्रव को जिस पात्र में भरा जाता है द्रव उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। द्रव में
बहने का गुण पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव में ठोस की तुलना में, द्रव में ठोस की तुलना में अवयवी कणों के मध्य, ठोस की तुलना में अवयवी कणों के मध्य दुर्बल अंतराण्विक बल पाए जाते हैं। ठोस की तुलना में अवयवी कणों के मध्य दुर्बल अंतराण्विक बल पाए जाते हैं, दुर्बल अंतराण्विक बल पाए जाते हैं। ओके, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द्रव को तरल में वर्गीकृत करते हैं, द्रव को तरल में वर्गीकृत करते हैं, तरल पदार्थ होते हैं द्रव, तरल में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, चलिए ये सिंपल सी बात है, एक दो उदाहरण दे दीजिए, ज्यादा इनमें हमें खोने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने कहा पानी, और बताइए, बोलिए केरोसिन, और बोलिए पेट्रोल, चलेगा? सही है ना? अल्कोहल, पूरी दुनिया दीवानी है इसकी, अल्कोहल की, पी पी के मर रहे लोग, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये उदाहरण हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लगा लीजिए, थर्ड वर्गीकरण का आधार था हमारा क्या? गैस। ओके, तो सिंपली आपसे मैं पूछूं कि बताइए ठोस की परिभाषा क्या बनी? आकार, आयतन, निश्चित। द्रव में क्या बोला? आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। अब गैस में क्या बोलना चाहिए बताओ? आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित। और फिर बच्चों गैस के बारे में डिटेल में हम लेसन नंबर 5 में स्टडी करेंगे, इसलिए हम यहां पर इतना ही पढ़ेंगे। परिभाषा याद रख लो, इसका आकार भी अनिश्चित होता है, आयतन भी क्या होता है? अनिश्चित। गैस को जिस कंटेनर में भरा जाता है, जिस पात्र में हम भरते हैं, गैस उसका पूरा आयतन ग्रहण कर लेती है। जिस भी आप पात्र में भरेंगे उसका वो आयतन ग्रहण करेगी, इसलिए गैस का आयतन पात्र के आयतन के बराबर ही माना जाता है। और गैस का न तो आकार निश्चित है, न ही क्या निश्चित है? आयतन निश्चित होता है। राइट, ओके। आकार मतलब समझ तो गए ना, कोई निश्चित आकार नहीं है। ठीक है, चलिए लिखते हैं, लिखिए, गैस का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैसों का सरलता से, गैसों का सरलता से विसरण हो जाता है, विसरण हो जाता है। गैसों का सरलता से विसरण हो जाता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, गैस में अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं। गैस में अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं एवं सरलता से बहुत दूर दूर होते हैं एवं सरलता से स्वतंत्र गति कर पाते हैं, एवं सरलता से स्वतंत्र गति कर पाते हैं। सरलता से स्वतंत्र गति कर पाते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखिएगा, गैस में अवयवी कणों के मध्य, गैस में अवयवी कणों के मध्य दुर्बलतम अंतराण्विक बल पाया जाता है। गैस में अवयवी कणों के मध्य दुर्बलतम अंतराण्विक बल पाया जाता है। दुर्बलतम अंतराण्विक बल मिलेगा। उदाहरण दे दीजिए गैस का। वायु दे सकते हैं बालकों, ठीक है,
वैसे वायु जो है एक मिश्रण है गैसों का, ठीक है। तो चाहे तो हम कोई उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस। सूत्र क्या होता है हाइड्रोजन गैस का? H2, नाइट्रोजन गैस N2, ऑक्सीजन गैस O2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटसेट्रा आदि उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया द्रव्य का कौन सा वर्गीकरण बच्चों? भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, फटाफट से आप इसे लिख लीजिए उदाहरण, आगे बढ़ते हैं। तो ये बाल को हमने सबसे पहले द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण यहां पर सीखा है। एक गैस में आप पॉइंट और लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, एक बिंदु और लिख लीजिए नीचे। गैस को जिस पात्र में भरा जाता है, गैस को जिस पात्र में भरा जाता है, गैस उस पात्र का पूरा आयतन ग्रहण कर लेती है। गैस को जिस पात्र में भरा जाता है, गैस उस पात्र का पूरा आयतन ग्रहण कर लेती है। इसलिए गैस का आयतन पात्र के आयतन के बराबर माना जाता है। इसलिए गैस का आयतन पात्र के आयतन के बराबर माना जाता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए आप सेकंड नंबर, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हमने जाना था, देखो पहली क्लास में, कि रासायनिक आधार पर द्रव्य को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। और वो दो भागों के नाम हमने लिखे थे क्या? एक तो शुद्ध पदार्थ और एक हमने लिखा था दूसरा कौन सा? मिश्रण। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चों इसमें शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ना है, शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर। ठीक है, चलो सबसे पहला टॉपिक लगा लीजिए आप इसमें। पहले तो ऐसा लिखिए, इस आधार पर पदार्थ, इस आधार पर पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत किया जाता है। राइट, तो इस आधार पर द्रव्य को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? दो भागों में। और वो दो भाग कौन कौन से हैं? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक है, चलिए आप सबसे पहले शुद्ध पदार्थ के बारे में सीखिए। मतलब ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण एक ही प्रकार के पदार्थ से जो बनता है। मतलब ऐसा पदार्थ जो एक ही टाइप के सबस्टेंस से मिलकर बना हो, एक ही टाइप के पदार्थ से जो बनता है, वो क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ। और एक से अधिक प्रकार के पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए तो वो बनेगा मिश्रण। समझे बात को? मतलब ऐसा पदार्थ एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है। ऐसे पदार्थ को हम ऐसा कह सकते हैं कि सरलतम भाग में हम इसे
एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं सिंपली। पहले तो ये बात याद रखो कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जो एक ही प्रकार के पदार्थ से क्या हो, मिलकर बना हो। सबसे पहले ये लाइन लिखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सिंपली पहले ये लिखो, ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण, ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण एक ही प्रकार के, जिसका निर्माण एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर होता है, एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर होता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। आगे लिखिए, शुद्ध पदार्थ को, शुद्ध पदार्थ को, शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में विभक्त किया जाता है। शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में विभक्त किया जाता है, दो भागों में विभक्त किया जाता है। स्पष्ट करके लिख लीजिए आप, एक तो तत्व और सेकंड करके लिख लीजिए यौगिक, तत्व और यौगिक, ठीक है। दो भागों में हम इसे वापस डिवाइड करेंगे, पहला तत्व, दूसरा यौगिक। तत्व पहला टॉपिक लगा लीजिए, तत्व को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट, एलिमेंट, तत्व, ठीक है। सिंपली आप समझिए तत्व क्या है। तत्व पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप है बच्चों। किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप क्या कहलाता है, तत्व। और तत्व उस पदार्थ को कहेंगे जिसके सभी परमाणु, सभी एटम सेम टाइप के हो, मतलब ऐसा पदार्थ जो जिन परमाणुओं से मिलकर बना है वो परमाणु समान प्रकार के होने चाहिए, तो उसी पदार्थ को हम क्या कह सकते हैं, तत्व। जैसे मैंने लिखा Na, सोडियम, तो ये बाल को तत्व हुआ। मैंने लिखा Mg, तो ये मैग्नीशियम धातु है, तो ये मैग्नीशियम तत्व हो गया, ये सोडियम तत्व हो गया। यहां मैंने लिखा हाइड्रोजन गैस, तो ये हाइड्रोजन गैस दो हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनी है, तो बनी तो दो परमाणु से है, ये एक एक परमाणु से बने हैं, तो ये दो परमाणु से बनी है लेकिन दोनों परमाणु सेम है, तो इस पदार्थ को भी हम किस में वर्गीकृत कर सकते हैं, तत्व में वर्गीकृत कर सकते हैं। ऐसे मैं लिखूं O2, Cl2, F2, P4, S8, तो हम इसको किस में यहां पर क्लासिफाइड कर सकते हैं, तत्व में क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब तत्व में भी अगर हम कहें तो ये तो परमाणविक रूप में हो गए, और ये एकल परमाणविक, और ये एक तरह से बहुपरमाणविक, ये द्विपरमाणविक की श्रेणी में आ जाएंगे। तो तत्व जो रहते हैं उसमें हमें सबसे मूलभूत बात ये याद रखनी है कि तत्व पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप है और तत्व के सभी परमाणु समान प्रकार के होने चाहिए। समझे बात को। मान लो जैसे आपसे कोई कहता P4 क्या है, तो तत्व में वर्गीकृत कर सकते हैं, वैसे ये अणु की फॉर्म में है। दो परमाणु मिल गए तो अणु बन गया, दो से ज्यादा परमाणु हुए तो वो क्या बन गया, अणु। तो तत्व परमाणु व अणु की फॉर्म में पाए जाते हैं। तत्व किस फॉर्म में मिल सकता है, परमाणु की फॉर्म में भी मिल सकता है और वह अणु की फॉर्म में भी मिल सकता है, राइट। लेकिन बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर अणु की फॉर्म में मिल रहा है तो जैसे अणु तो ये भी है, कहने में हम बहुत सारी जगह से अणु बोलते हैं, लेकिन देखिए इसमें दो तो हाइड्रोजन परमाणु है, एक ऑक्सीजन है, दो डिफरेंट टाइप के एटम हो गए, दो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु हैं, तो इसे आप तत्व की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं कर सकते। अणु तो है लेकिन तत्व नहीं है। तो सिंपली हम ऐसा कहेंगे कि जिस भी पदार्थ, शुद्ध पदार्थ को आप तत्व कह रहे हैं वो अणु की अवस्था में भी मिल सकता है और वह परमाणु की अवस्था में भी मिल सकता है। अगर वह आणविक अवस्था में मिल रहा है तो उसके सभी परमाणु सेम टाइप के होने चाहिए। क्लियर।
चलिए लिख लीजिएगा बच्चों, पहले तत्व को फिनिश कीजिए। लिखिए, पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप, पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप तत्व कहलाता है। पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप तत्व कहलाता है। पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप तत्व कहलाता है। ठीक है, ऐसा शुद्ध पदार्थ, ऐसा शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ऐसा शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे तत्व कहा जाता है। उसे तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, तत्व मुख्यतया, तत्व मुख्यतया परमाणु तथा अणु, तत्व मुख्यतया परमाणु तथा अणु के रूप में पाया जाता है। तत्व मुख्यतया परमाणु तथा अणु के रूप में पाया जाता है। परमाणु तथा अणु के रूप में पाया जाता है। तो इसका उदाहरण लिख लीजिएगा। सोडियम, एल्यूमिनियम, सिंबल लिखने आते हैं ना तत्वों के। जब भी किसी तत्व का प्रतीक लिखो, पहला अक्षर बड़ा, दूसरा अक्षर छोटा, दो अक्षर का प्रतीक है तो सोडियम, आयरन, Fe को क्या बोलते हैं? आयरन, सिल्वर, मैग्नीशियम, ये सब एलिमेंट है, सब तत्व है। और उदाहरण देना चाहे तो जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोजन का सूत्र हमेशा H2 लिखना चाहिए, ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का N2, क्लोरीन का Cl2, ब्रोमीन का Br2, आयोडीन का I2। और ऐसे P4, फॉस्फोरस के लिए P4, सल्फर के लिए S8 लिख सकते हैं। तो इनको हम तत्व के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट आप सेकंड लिखिएगा, यौगिक। रुको रुको एक मिनट, यहां तक लिख लिया आपने? ये लिख लिया ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए स्टार करके। तत्व को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तत्व को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो तत्व को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया साइंटिस्टों ने। ठीक है, और वो भाग क्या क्या हैं? ए लिख दे तो धातु, धातु तत्व। दूसरा होता है अधातु तत्व, और तीसरा होता है उपधातु तत्व। धातु को कहते हैं मेटल, मेटल एलिमेंट। ये नाम आप साथ साथ लिखते चलिए, फिर इनके बारे में हम अभी जानते हैं। एक होता है नॉन मेटल एलिमेंट, और उपधातु को कहते हैं सब मेटल। ठीक है, ये बिंदु लिख लीजिएगा। तत्व को 3 भागों में, निम्न भागों में कह सकते हो, निम्न 3 भागों में कह सकते हो वर्गीकृत किया जाता है। तो 3 भागों के नाम लिख दीजिए, फिर हम इनके बारे में जानते हैं। आज की क्लास में कोशिश करते हैं हम इनको पूरा कर ले आज। तो कल में हमारे ये द्रव्य का वर्गीकरण फिनिश हो जाएगा, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं धातु। सिंपल बात करेंगे, वैसे हम आगे जाकर बहुत पढ़ने वाले हैं इनके बारे में। तो जनरल आइडिया हम इनका लेंगे बस।
धातु क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग करे और धनायन का क्या करे? निर्माण। तो यह नेचर धात्विक नेचर कहलाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागना, धनायन बनाना, तो यह प्रवृत्ति धात्विक प्रवृत्ति में आती है। इसके अलावा भी धातुओं में अन्य बहुत सारे गुण होते हैं। धात्वें विद्युत की सुचालक होती है। धात्वें जो है हम कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं में पाए जाते हैं। धातुओं में चमक पाई जाती है। धातुएं आघात वर्धनीय होती है, उनको पीट कर पतले चद्दर बनाए जा सकते हैं। धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक है। और एक हम जब धात्विक ठोस के बारे में सीखेंगे तब वहां पर और हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो सिंपली मैंने आपको बताया धातु का अभिलाक्षणिक गुण क्या है? इलेक्ट्रॉन त्यागना और धनायन का क्या करना? निर्माण करना। तो आप फटाफट इन्हें लिख लीजिए। देखो इनमें ज्यादा देर तक रुके रहना अच्छी बात नहीं है सेहत के लिए। लिखिए, वे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, वे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। उन्हें धातु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, धात्वें विद्युत की चालक होती है। धात्वें विद्युत की चालक होती है। क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, धातुओं में चमक पाई जाती है। धातुओं में चमक पाई जाती है। धातुएं आघात वर्धनीय होती है। धातुएं आघात वर्धनीय होती है। अर्थात आघात वर्धनीय होती है, अर्थात इनके पीट कर पतले चद्दर बनाए जा सकते हैं। अर्थात इनके पीट कर पतले चद्दर बनाए जा सकते हैं। इनको पीटेंगे तो पतले चद्दर बन जाएंगे इनसे। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं तन्य होती है, अर्थात इनको पतले तारों के रूप में, अर्थात इनको पतले तारों, वायर जो होते हैं ना, पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। ओके, उदाहरण लिख दीजिए एक दो। सोडियम, मैग्नीशियम, चांदी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी है बहुत सारी धातुएं होती हैं। ठीक है, तो ये धातु के बारे में यहां पर हमारे हो जाएगा। ओके, एक बिंदु आप लिखिए नेक्स्ट, बी नंबर, अधातु, नॉन मेटल। तो इसका रिवर्स लिख लीजिए आप। इसमें रिवर्स समझते हैं? जो इसकी प्रॉपर्टी लिखी है उसको उल्टा कर दो तो वो रिवर्स प्रॉपर्टी हो जाएगी। इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप देखें कल की क्लास में इसकी रिवर्स प्रॉपर्टी लिख के लाना कि ये सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगी? ऋणायन। इनमें चमक नहीं पाई जाएगी। ये विद्युत की कुचालक रहेगी। ये आघात वर्धनीय भी नहीं होगी और इनमें तन्यता का गुण भी नहीं होगा। ये सब आपको नॉन मेटल में लिख के लाना है। लिख के लाएंगे स्टूडेंट? तो आप जो है वीडियो देखिए, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और जल्द से जल्द पढ़ने का एक सिस्टम बना लीजिए बच्चों, और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और अपने दिमाग को लॉकडाउन से बाहर निकालिए
और बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ चलिए। आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।